वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक कंपाउंड्स और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एस ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस की, एस ब्लॉक के अमोनिया सॉल्यूशंस की, यानी कि एस ब्लॉक जो मेटल हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको अगर अमोनिया में डिसोल्व किया जाए तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। उसके बाद हमने बात की थी ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स की। जो कार्बोनेट्स हैं वो होते हैं कार्बोनिक एसिड साल्ट। कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, जिसकी जनरल स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड OH। अगर एक हाइड्रोजन लूज होता है कार्बोनिक एसिड का तो बाइकार्बोनेट एनायन बनता है। अगर दोनों हाइड्रोजन लूज होते हैं तो कार्बोनेट एनायन बनता है। यानी जो कार्बोनेट एनायन है, जिस हम कार्बोनेट्स की बात करेंगे, उसके अंदर इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाएगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा CO3 नेगेटिव। अब अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करूं, तो अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबडियम एंड सीजियम सब के सब मोनोवेलेंट कैटायन बनाते हैं, यानी सबके ऊपर +1 चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो जब इनके कार्बोनेट बनेंगे, लाइक लिथियम का कार्बोनेट बनेगा, तो जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा Li2CO3। यानी कि किसी भी मेटल के लिए, अल्कली मेटल के लिए, यहाँ जैसे Na2CO3 है तो मेटल 2 टाइम्स कार्बोनेट M2CO3। अल्कली मेटल के केस में कार्बोनेट्स का जनरल फॉर्मूला रहेगा M2CO3। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो इनके हाइड्रोक्साइड हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस टाइम पे ये कंपाउंड बनाते हैं कार्बोनेट। यानी कार्बोनेट बनाने के लिए हमें अगर हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो उसके थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड बबल करें तो कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम के लिए सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम के लिए पोटाशियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। जो कार्बोनेट्स हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, फिर पोटाशियम कार्बोनेट है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है लेकिन एनायन का साइज फिक्स है, वही है कार्बोनेट का। तो अब जितना कैटायन का साइज बड़ा होगा उतना ही उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होगी, और कार्बोनेट कम पोलराइजिंग पावर वाले कैटायन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे तो जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वो घट रही है, तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट की, अल्कली मेटल कार्बोनेट की, वो बढ़ रही है। यानी लिथियम कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल होगा सोडियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा पोटाशियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा बड़ा होगा रबडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनके केस में इनके जो कैटायन होते हैं वो होते हैं डाइवेलेंट, यानी Be2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ और बेरियम 2+। अगर इनके कार्बोनेट की बात की जाए, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर तो क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इनके कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा, जैसे बेरिलियम के लिए बात करें तो BeCO3, मैग्नीशियम के लिए MgCO3। यानी जो मेटल हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके लिए जो कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो मेटल CO3, ये जनरल फॉर्मूला रहता है। अब रिस्पेक्टिव
साइज है जो कैटायंस का, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो बेरिलियम से मैग्नीशियम का बढ़ता है, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे जो पोलराइजिंग पावर है वो घटेगी कैटायन की। जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर घटेगी तो उनके कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे हमने अल्कली मेटल के केस में किया है। तो डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट की वो इंक्रीज होती है। अब अल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल को अगर कंपेयर किया जाए, अल्कली मेटल कार्बोनेट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबडियम एंड सीजियम, और अल्काइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अगर इनके कार्बोनेट को हम कंपेयर करें तो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 है, बेरिलियम के लिए पॉजिटिव चार्ज 2 है। इनके लिए जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबडियम इनके जो कार्बोनेट हैं, इनके जो पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बेरिलियम के कार्बोनेट से लिथियम कार्बोनेट स्टेबल, मैग्नीशियम के कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट स्टेबल, कैल्शियम के कार्बोनेट से पोटाशियम कार्बोनेट स्टेबल, स्ट्रोंशियम के कार्बोनेट से रबडियम का कार्बोनेट स्टेबल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा मेटल के ऊपर, मेटल कैटायन के ऊपर, वैसे वैसे उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन कार्बोनेट चाहता है कि कम पोलराइजिंग पावर वाला जो कैटायन है उसके साथ में बाइंड करूं, तो जो स्टेबिलिटी है वो कम पोलराइजिंग पावर वाले की ज़्यादा होगी। और लिथियम की पोलराइजिंग पावर बेरिलियम से कम है, तो इस केस में डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी में, और राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट हैं यानी M2CO3, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट हैं MCO3, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट हैं इनके अंदर मेटल के ऊपर +1 चार्ज, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटल के ऊपर +2 चार्ज। अब मेटल कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेटल कैटायन के ऊपर जितना चार्ज कम होगा उतनी ही लैटिस एनर्जी कम होगी। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जैसे एल्काइन अर्थ मेटल की लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी M2 पॉजिटिव कैटायन की, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी सोल्युबिलिटी कम होगी। और जो एल्कली मेटल हैं उनके केस में लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से, लो होने की वजह से उनकी सोल्युबिलिटी कंपैरेटिव टू एल्कलाइन अर्थ मेटल ज़्यादा होगी। जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट हैं ये फेयरली सोल्यूबल हैं। देखो लिथियम क्योंकि साइज स्मॉल है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है लिथियम कार्बोनेट की, बट बाकी की अगर हम बात करें इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लिथियम जो कार्बोनेट है उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोल्युबिलिटी इनसे कम होगी, यानी बेरिलियम जो कार्बोनेट है तो बहुत 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 कम सोल्यूबल, यानी स्प्रेंगली सोल्यूबल। देखो डाउन द ग्रुप भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है और राइट टू लेफ्ट भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है। वजह क्या है? लैटिस एनर्जी, क्योंकि डाउन द ग्रुप भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है और राइट टू लेफ्ट भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है। एल्काइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज है, अल्किल मेटल पे +1 चार्ज है। चार्ज जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा, चार्ज जितना कम लैटिस एनर्जी कम। जितनी लैटिस एनर्जी कम वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा।